मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक परिसर अध्ययन भाग 2 हम ऐसे बने। तो बच्चों, आज कक्षा 5वीं में हम पढ़ने वाले हैं परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं नवा पाठ है बच्चों, स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति भाग 1 यानी सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन पार्ट 1 की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवा पाठ स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति भाग 1 यानी सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में बच्चों हम जो पढ़ेंगे धातु का उपयोग, चाक पर बनाए गए बर्तन, व्यापार और परिवहन की बात करने वाले हैं इस पाठ में। तो बच्चों, इस पाठ का जो उद्देश्य है स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति में आप सीख पाएंगे धातुओं के उपयोग के बारे में, चाक पर बनाए गए बर्तन तथा व्यापार और परिवहन के बारे में 20 भाग 1 में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो देख पा रहे हैं बच्चों, बल्गेरिया की दफन भूमि में पाई गई सोने की प्राचीन वस्तुएं। तो स्क्रीन पर बच्चों ये सब आपको पॉइंटर की मदद से दिखाएं। इस बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं हम बात कर रहे हैं ये सोने की प्राचीन वस्तुएं, राइट, सोने की प्राचीन वस्तुएं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, ये बल्गेरिया की दफन भूमि में पाई गई सोने की प्राचीन वस्तुएं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे धातु का उपयोग यानी यूज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। मनुष्य ने पहले किस धातु का उपयोग किया, इस बारे में कुतूहल रहता है। बच्चों, एक जिज्ञासा रहती है कि मनुष्य ने आखिर में पहले किस मेटल का उपयोग किया था। इस बच्चों, तो हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे इसके बारे में। मनुष्य के अगर क्रमिक जीवन के विकास की बात करें बच्चों, मानव उत्क्रांत की बात करें, तो इसे आप पहले के पाठों में पढ़ चुके हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम धातु का उपयोग यानी यूज ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, यूरोप के वस्तु संग्रहालय में इकट्ठी प्राचीन वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए थॉमसन नामक अध्येता ने त्रियुग पद्धति का उपयोग किया। इस बच्चों, हम बात कर रहे हैं इस यूरोप के वस्तु संग्रहालय में इकट्ठी प्राचीन वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए बच्चों हम थॉमसन नामक अध्येता की बात कर रहे हैं जिन्होंने त्रियुग पद्धति का उपयोग किया। इस बच्चों, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम यूज ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं। इस बच्चों, तो जिसमें हम अगर बात करें बच्चों पत्थर के हथियार की बात करें, राइट, जिससे पत्थर के हथियार अश्मयुग की बात करें, या बच्चों तांबे के हथियार ताम्रयुग की बात करें, या बच्चों लोहे के हथियार लौह युग की बात करें। तो बच्चों, जिन तीन थॉमसन के त्रियुग पद्धति की हम बात कर रहे हैं, जिस बच्चों जो पहला जैसे पत्थर के हथियार अश्मयुग, दूसरा तांबे के हथियार इस बच्चों जो कि ताम्रयुग अर्थात जिस कॉपर एज की बात करें तो पहला स्टोन एज, दूसरा कॉपर एज, और तीसरा अगर बच्चों हम बात करें तो लोहे के हथियार एवं अन्य वस्तुएं अर्थात आयरन एज की बात जिस बच्चों त्रियुग पद्धति में कही गई थी। इस बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जब हम पत्थर के हथियारों की बात करते हैं, तांबे के हथियारों की बात करते हैं या लोहे के हथियारों की बात करते हैं यानी लौह युग अर्थात आयरन एज की बात करते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है।
आइए बच्चों, इस क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं यूज ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं, धातुओं के उपयोग की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर पत्थर के हथियारों की बात करें, यानी बच्चों हम स्टोन एज की बात करें, राइट, तो स्क्रीन पर ये स्टोन एज टूल्स आप देख सकते हैं। और बच्चों हम तांबे के हथियारों की बात करें तो ये सामने आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोहे के हथियारों की बात करें तो स्क्रीन पर जिस आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जिन तीन जिस त्रियुग पद्धति की बात की, जिसमें स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज, तो थॉमसन महोदय ने जो इस वर्गीकरण किया बच्चों, इस त्रियुग की बात की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम यूज ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो थॉमसन महोदय का जो वर्गीकरण था, यह वर्गीकरण निश्चित करते समय पत्थर के हथियार पूर्व कालखंड के, तांबे के हथियार और अन्य वस्तुओं का कालखंड पूर्व कालखंड के बाद। तो बच्चों आपने देखा ये जो वर्गीकरण किया गया था, इस यानी जो पत्थर के हथियार वो पूर्व कालखंड के, इसके बाद तांबे के हथियार और अन्य वस्तुओं का कालखंड पूर्व कालखंड के बाद का, और बच्चों आगे लोहे के हथियार एवं अन्य वस्तुओं के कालखंड तांबे के कालखंड के बाद का। ये बच्चों थॉमसन ने प्रमाण सहित सिद्ध करके दिखाया, राइट। तो जिस एज की हम बात करें, हमने स्टोन एज की बात की, कॉपर एज की बात की और आयरन एज की बात की, जो कि थॉमसन महोदय का जो वर्गीकरण था बच्चों, जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें वो इसी क्रम में उन्होंने बताया, राइट। तो बच्चों एक बार फिर से आप ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं थॉमसन महोदय के वर्गीकरण के अनुसार, तो आपने देखा कि पत्थर के हथियारों की अगर बात करें तो पत्थर के हथियार पूर्व कालखंड के तथा तांबे के हथियार और अन्य वस्तुओं के कालखंड को उन्होंने क्या रखा, पूर्व कालखंड के बाद का, और लोहे के हथियार एवं अन्य वस्तुओं का कालखंड तांबे के कालखंड के बाद का। ये बच्चों थॉमसन ने प्रमाण सहित सिद्ध करके दिखाया, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इसी के आधार पर कालखंडों का जो क्रम पड़ा, ये उसी के आधार पर कालखंडों का जो है क्रम रखा गया। तो बच्चों इसी के आधार पर जिन कालखंडों की बात कर रहे हैं, जिसमें अश्मयुग, ताम्रयुग और लौह युग। इस बच्चों जब अश्मयुग की बात करते हैं तो अश्म का मतलब ध्यान रखना है आपको, पत्थर की बात होती है। अश्म का मतलब पत्थर, तो पत्थर युग का मतलब स्टोन एज। और बच्चों ताम्र युग की बात करें तो ताम्र यानी तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं, तो कॉपर एज, कॉपर युग की बात करते हैं। और लौह युग की बात करते हैं बच्चों, आयरन युग एज की बात करते हैं, लौह युग की बात करते हैं। तो ये बच्चों स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। अतः सामान्यतः एक ऐसी मान्यता हो गई कि सबसे पहले जिस बच्चों ऐसा माना गया कि धातुओं की अगर बात करें तो सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया गया। इस बच्चों जब मेटल्स की बात की तो ये आपको ध्यान रखना, तो एक इस तरह की मान्यता हुई, एक तरह की धारणा ऐसी मानी गई। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं यूज ऑफ मेटल्स, धातुओं के उपयोग की बात कर रहे हैं। तो बच्चों परंतु प्रत्यक्ष में सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर्ण धातु उपयोग में लाई गई। इस बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण धातु, स्वर्ण का मतलब बच्चों सोना। स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप से नरम और लचीली होती है, राइट बच्चों, ध्यान रखिए। स्वर्ण धातु की जब बात करते हैं ये, तो स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप से क्या होती है, नरम और लचीली होती है प्राकृतिक रूप से, ये आपको ध्यान रखना है। इस बच्चों तो इसके कारण जो है उसका उपयोग हथियार एवं और अगर औजार बनाने की बात करें, हथियार बनाने की बात करें तो हथियार एवं औजार बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस बच्चों तो हथियार और औजार बनाने के लिए इसका उपयोग यानी स्वर्ण की अगर हम बात करें, चूंकि ये प्राकृतिक रूप से बहुत नरम और लचीली होती थी, इसीलिए उसका उपयोग हथियार एवं औजार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था। तो जो हम पढ़ रहे हैं धातु के उपयोग की बात कर रहे हैं। स्वर्ण के पश्चात मनुष्य को ऐसी ही एक अन्य धातु की खोज हुई।
तो मनुष्य ने स्वर्ण के पश्चात मनुष्य को एक ऐसे ही अन्य धातु की खोज हुई और बच्चों इस धातु से मनुष्य ने हथियार और औजार बनाना शुरू किया, यानी इससे संभव हो पाया। राइट। और बच्चों वह धातु है तांबा। राइट, यानी कॉपर। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखना है। जिस कालखंड की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तांबे की बात कर रहे हैं बच्चों, कॉपर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अभी आपने सुना कि स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप से बहुत नरम और लचीली होती है और इसी कारण से उसका उपयोग हथियार एवं औजार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था। और इसीलिए यानी स्वर्ण के बाद मनुष्य ने जो है एक और धातु की जो खोज की जिसमें तांबा, और वो तांबे की अगर बात करें तो ये उस तांबे से हथियार और औजार बनाना संभव हुआ। और बच्चों जिस कालखंड में तांबे का प्रारंभ हुआ और बच्चों उस कालखंड को ताम्र युग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस कालखंड में तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ उस कालखंड को ताम्र युग कहा जाता है, यानी कॉपर एज जिसे कहा जाता है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तांबे के हथियारों और औजारों की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे चाक पर बनाए गए बर्तनों की बात करेंगे, पॉट्स मेड ऑन पॉटर व्हील। तो बच्चों जब बात करते हैं पॉटर व्हील की तो ताम्र युग नवीन आविष्कारों और तेजी से होने वाले परिवर्तनों का युग है। यानी बच्चों हम बात कर रहे हैं कॉपर एज की बात कर रहे हैं। और बच्चों इसी कालखंड में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ। और बच्चों जिस आविष्कार की बात कर रहे हैं वह आविष्कार है पहिए का। राइट, तो बच्चों इसी कालखंड में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ और वो महत्वपूर्ण आविष्कार था बच्चों पहिया। राइट, और बच्चों पहिए ने, अगर व्हील की बात करें तो इसने क्रांति ला दी। मनुष्य ने जब पहिए का उपयोग करना शुरू किया बच्चों, इसके बाद तो फिर गति रुकी नहीं और लगातार या विकास आगे तेजी से बढ़ता चला गया। इस बच्चों तो यहाँ पर ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं चाक पर बनाए गए बर्तनों की, तो पार्ट्स मेड ऑन पॉटर व्हील की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आपने सुना कि जब ताम्र युग नवीन आविष्कारों और तेजी से होने वाले परिवर्तनों के युगों की बात करता है और इसी कालखंड में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ और यह आविष्कार पहिए का था। राइट, तो चलिए बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले की बात करें। जिस बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर जो है किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाने की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी का बर्तन, जिस बच्चों चाक पर मिट्टी का बर्तन गढ़ा जा रहा है। राइट, इसे आपको ध्यान रखना है। ये किस तरह से चाक को घुमाता है। ये जो बर्तन बनाने वाला है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है। और बच्चों यहाँ तुलनात्मक रूप पर देखें कि जब ये इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें, जब बच्चों तकनीक की बात करें, मशीनों का जब इस्तेमाल हुआ, राइट, तो जिस चाक को बच्चों यहाँ पर देखिए पहले चित्र में, जो कि प्राचीन काल में यानी पहले बच्चों इसका बड़े पैमाने पर, या यूँ कहें कि शुरुआत में इस तरह के चाक हुआ करते थे। लेकिन बच्चों बदलते परिवेश या बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें बच्चों, राइट, तो उसमें जो वृद्धि या कह सकते हैं बच्चों विज्ञान ने जो तरक्की की है, तो इसके कारण जो है ये यहाँ पर यंत्रों का उपयोग शुरू हुआ, मशीनों का उपयोग शुरू हुआ। और ये देख सकते हैं कि जो परिवर्तन है इस आधुनिक युग की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कंपैरेटिव या तुलनात्मक रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं मुख्यतः कि किस तरीके से पहिए, ये जो चाक है, चाक का उपयोग किस तरह से मनुष्य ने बर्तन बनाने के लिए किया, वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चाक पर बनाए गए बर्तनों की बात कर रहे हैं, पार्ट्स मेड ऑन द पॉटर व्हील। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि सबसे पहले चाक का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने वालों ने किया। इस बच्चों कालांतर में पहिए का उपयोग वाहनों के लिए किया जाने लगा होगा। राइट, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि पहले चाक का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने वालों ने
यस बच्चों शुरू किया, लेकिन आगे चल करके यह पहिए की अगर बात करें, इस पहिए का उपयोग वाहनों के लिए किया जाने लगा होगा, ऐसी मान्यता है। राइट, लेकिन शुरुआत में आपने देखा कि जो बर्तन बनाने वाला है, इसने जो है ये अपने चाक पर किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत की थी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़े। राइट बच्चों, तो अगर हम बात करें तो तांबे की अगर वस्तुओं की बात कर ले तो सिंधु संस्कृत में यस लोटा की बात करें, आईना की बात करें, थाली की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राइट, तो ये सिंधु संस्कृत की बात करें जहां पर प्राप्त हुई तांबे की वस्तुएं। आइए बच्चे इस क्रम में हम मिट्टी के बर्तन बनाना एक कला की बात करें। राइट, देखिए बच्चों, मिट्टी के बर्तन जब बनाए जाते हैं, राइट, तो उसके स्किल की बात करें, उसके कौशल की बात करें, उसकी कला की बात करें, राइट, तो मिट्टी के बर्तन बनाना एक कला, एक स्किल। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। मिट्टी के बर्तन हेतु चाक का उपयोग, तो बच्चों जिस चाक की हम बात कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं, बच्चों आप देख पा रहे हैं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु जो चाक का उपयोग किया जाता है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस, तो एक भारी देख सकते हैं, ये जो चाक आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये पत्थर का और बहुत ही मजबूत और भारी आप देख पा रहे हैं। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बच्चों हम आगे भी प्रकाश डालेंगे। मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो यहाँ देखिए मिट्टी का बर्तन, यस, किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाने वाला वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। बच्चों यहाँ महत्वपूर्ण बात है, ये चाक जो है जिस पर घूमता है वो महत्वपूर्ण है बच्चों, जिसे खूंटी का पत्थर। राइट, तो ये जो खूंटी का पत्थर है बच्चों, इसी पर चाक जो है घूमता है, जो कि बहुत मजबूत होता है बच्चों, और ये जो है खूंटी का पत्थर है, इसी पर चाक घूमता है, ये आपको ध्यान रखना। तो बच्चों बर्तन बनाने के लिए तख्ती का उपयोग करने वाला प्राचीन इजिप्ट का मनुष्य, तो चलिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर प्राचीन इजिप्ट की बात करें तो बर्तन बनाने के लिए तख्ती का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, ये चित्र आप देख सकते हैं। बर्तन बनाने के लिए तख्ती का उपयोग करने वाला प्राचीन इजिप्ट का मनुष्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राइट, आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस क्रम में आइए व्यापार और यातायात की बात करेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो बच्चों चाक पर बर्तन बनाना प्रारंभ होने के बाद उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में करना संभव हुआ। इस बच्चों चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने जब लगे तो इसके बाद ही यानी उनका उत्पादन जो है बड़ी मात्रा में करना संभव हो पाया। और बच्चों इसी कालखंड में सुडौल और नक्काशी वाले रंगीन बर्तन बनाए जाने लगे। तो बच्चों समय के साथ अगर हम बात करें रंगीन बर्तनों की, अच्छे नक्काशीदार बर्तन जो है वो बनाए जाने लगे। तो इस कालखंड में सुडौल और नक्काशी वाले रंगीन बर्तन बनाए जाने लगे। चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, गांव में की अगर बात करें बच्चों, ये जिस बर्तनों की हम बात कर रहे हैं तो ये बर्तन और अन्य विविध वस्तुएं बनाने वाले कुशल श्रमिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से गांव में किसी एक स्थान पर वे रहने लगे। और हम ये कह सकते हैं कि गांव में कुशल श्रमिकों की बस्ती और वस्तुओं के उत्पादन केंद्र का एक विशिष्ट क्षेत्र निर्मित हुआ, परंतु यह उन्हीं गांव में हुआ जिन गांव में कच्चा माल सहजता से पाया जाता था और जो गांव व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक थे। राइट, तो इस तरह से बच्चों ये अगर हम कह सकते हैं कि ऐसे गांव का जिन गांव में कच्चा माल सहजता से पाया जाता था और जो व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक थे, अतः उन्हीं गांव का विस्तार हुआ। जिस बच्चों हम उन गांव की बात कर रहे हैं। राइट, तो अतः उन गांव का विस्तार हुआ, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से बच्चों वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में प्रारंभ होने से व्यापार में वृद्धि हो गई। यस, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा तो इससे व्यापार में वृद्धि हुई। इस बच्चों और इस कारण परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होना आवश्यक था।
तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जब हम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं यानी परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होना आवश्यक था और इसी कालखंड में पहिए की गाड़ियों का उपयोग प्रारंभ हो गया। इस बच्चों तो देखा हमने कि किस तरीके से पहिए इस कालखंड में पहिए की गाड़ियों का उपयोग प्रारंभ हो गया और बच्चों इसके बाद विकास की अगर गति की बात करें राइट तो वो गति तेजी से आगे बढ़ने लगी। राइट बच्चों तो भाग 1 में स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति के इस पाठ में बच्चों हमने धातुओं का उपयोग सीखा, चाक पर बनाए गए बर्तनों की बात की तथा व्यापार और परिवहन यानी व्यापार और यातायात की बात की। तो बच्चों भाग 1 में हमने यहाँ तक सीखा। इस बच्चों भाग 2 में जब हम पहुंचेंगे बच्चों अगले भाग में यानी भाग 2 में तो हम नगरों का उदय और लिपि के संदर्भ में देखेंगे तथा बच्चों हम नगरीय समाज व्यवस्था की बात करेंगे अगले भाग में यानी भाग 2 में। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम अभ्यास कर लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक के उचित विकल्प से करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में प्रारंभ होने पर व्यापार में तो आपके पास विकल्प है वृद्धि हुई, कमी हुई या तेजी से गिरावट हुई। बच्चों आप सोचिए, ये आपके पास विकल्प हैं। वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में प्रारंभ होने पर व्यापार में, तो बच्चों यहाँ पर जो कोष्ठक में विकल्प दिए हुए हैं वृद्धि, कमी या तेजी से गिरावट विकल्प दिए हुए हैं, तो आपको सोचना है। तो बच्चों इसकी चर्चा की थी, आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। ये तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा वृद्धि। वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में प्रारंभ होने से व्यापार में वृद्धि हुई। इस बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक के उचित विकल्प से करना है। ताम्रयुग नव नवीन आविष्कारों और तेजी से होने वाले परिवर्तनों का युग है। इसी कालखंड में पहिए की गाड़ियों का उपयोग, अब विकल्प आपको मिलते हैं बच्चों, यस इसी कालखंड में पहिए की गाड़ियों का उपयोग, रिक्त स्थान दिया हुआ है, आपको यहाँ भरना है। इसमें विकल्प आपके पास है समाप्त हुआ, प्रारंभ हुआ या पूरी तरह से बंद हुआ। तो चलिए बच्चों सोचिए क्या विकल्प हो सकता है इसमें से उचित विकल्प। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। इस बच्चों प्रारंभ, इसी कालखंड में पहिए की गाड़ियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। राइट, तो ताम्र युग नवनवीन आविष्कारों और तेजी से होने वाले परिवर्तनों का युग है। इसी कालखंड में पहिए की गाड़ियों का उपयोग प्रारंभ हुआ, मतलब बच्चों शुरू हुआ। प्रारंभ का मतलब शुरू हुआ, ये ध्यान रखना। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि यह कथन सही है या गलत। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो पहला कथन है बच्चों, जिस कालखंड में तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ उस कालखंड को लौह युग कहा जाता है। तो बच्चों याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? जिस कालखंड में तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ, तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ उस कालखंड को लौह युग कहा जाता है। तो क्या बच्चों ये कथन सही है या असत्य है या सत्य है? तो बच्चों आपने आसानी से पहचान लिया होगा। राइट, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन असत्य है, मतलब गलत है। यस बच्चों, गलत है, असत्य का मतलब गलत है। यस, तो चलिए बच्चों ये कथन असत्य है तो इसे आपको सत्य करके लिखना भी है। अगर कथन असत्य है यानी गलत है तब इसे आपको सत्य करके लिखना है। तो सत्य कथन किस तरह से लिखेंगे? जिस कालखंड में तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ उस कालखंड को ताम्र युग कहा जाता है। तो बच्चों जिस कालखंड में तांबे का उपयोग आरंभ हुआ उसे लौह युग नहीं बल्कि क्या कहते हैं? ताम्र युग कहा जाता है। यस बच्चों, क्योंकि तांबा अर्थात ताम्र, राइट, इसलिए उसको क्या कहेंगे? ताम्र युग कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको इसे ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अगला कथन है, ध्यान से देखिए कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना है। चाक पर बर्तन बनाना प्रारंभ होने के बाद उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में करना संभव हुआ। तो क्या यह कथन सत्य है? चाक पर बर्तन बनाना प्रारंभ होने के बाद, यानी चाक पर बर्तन की जब बनाने की शुरुआत हुई
तो उसके बाद उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में करना संभव हुआ। तो क्या ये कथन सत्य है बच्चों? मुझे लगता है कि बहुत आसान है, आपको याद आ गया होगा। यस, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों, इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अगला कथन है बच्चों, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप से बहुत नरम और लचीली होती है। तो बच्चों, इसकी चर्चा हमने खूब की है, आपको याद आ रहा होगा। तो आप बताइए कथन सत्य है या असत्य। स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप से बहुत नरम और लचीली होती है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपने आसानी से इसका उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए, तमाम विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया है। आप टैली कीजिए बच्चों। देखिए कथन सत्य है असत्य है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है, यानी सही है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों इस पाठ को आपने यहाँ तक समझ लिया है। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।